गुड इवनिंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं जहां से छोड़ा था। और कल हमने पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात कर ली थी और मैं आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन का आइडिया देने जा रहा था। ऋषभ रॉय स्फेरिकल रिफ्रैक्शन वाला वीडियो एलएन प्लस पर अपलोड कर दीजिएगा। मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं उसे, शायद व्हाट्सएप ग्रुप पर। एलएन प्लस पर क्यों अपलोड कर दूं उसे? हाँ बच्चों, मैं आपसे टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन, प्रशांत जी नॉट ज्वाइन टू द ग्रुप, मेरे को पिंग करना, मैं ज्वाइन करा दूंगा तुम्हें, नहीं तो सेशन के एंड में एक लिंक आ जाएगा, भी उससे जुड़ जाना। वेल, तो अंतिम चीज जो मैंने बताई है was about नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो मैं बात यूं कर रहा था कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन किसी अन्य दिशा में, तो एक्सेलरेशन के दो टुकड़े करने चाहिए हमें। एक टुकड़ा जो वेलोसिटी के अलोंग होता है, जाहिर सी बात है उसे बोलते हैं टेंजेंशियल, और जो ए के परपेंडिकुलर होता है उसे बोलते हैं ए नॉर्मल। ठीक, तो ये दो टुकड़े हमने एक्सेलरेशन के करे। हो सकता है पार्टिकल किसी ऐसे रैंडम पाथ पर जा रहा हो, जो मैंने ग्रीन बनाया ये पाथ है पार्टिकल का, तो जो v की डायरेक्शन होती है हमेशा ध्यान रखेंगे, v की डायरेक्शन टू द पाथ होती है, और पाथ को ट्रैजेक्टरी भी बोलते हैं। वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट, हमेशा का ही नियम है ये। जो जिस भी पाथ पे पार्टिकल चल रहा है, तो वेलोसिटी उस पाथ के टेंजेंट के अलोंग रहता है, और एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन नेट फोर्स की दिशा में रहता है। तो दो टुकड़े, तो इसमें ये जो AT वाला टर्म है, ये बच्चों ये होता है d मोड। इनफैक्ट मैं 3 टर्म्स लिखता हूं तो उससे रिलेट करना। जो A है, सिंपली A जिसको मैंने लिखा हुआ, एक्चुअली A नेट है। तो बच्चों जो A नेट होता है वो होता है dv वेक्टर बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये जो चीज रहती है ये होती है A नेट, नेट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है। किसी का माइक ऑन है? मैं एक बार देखता हूं म्यूट करके सबको। अभी बेहतर है? ओके है ना? और मेरी वीडियो नहीं आ रही तो ये मेरी वीडियो आ जाएगी अब। ओके, हाँ, ऋषभ वार्ष्णेय प्लीज स्टार्ट अगेन। प्लीज, आई वोंट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग अगेन। इस डायग्राम से तेरे बेटा जो समझ में आ रहा है वो समझ के देख, तो क्या लिखा है वहां पर मैंने? गधा, ए नेट लेट क्यों ज्वाइन किया तूने? ए नेट
बाकी बच्चे ए नेट के दो कंपोनेंट्स, एक वेलोसिटी के अलोंग, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। वेलोसिटी के अलोंग वाला जो कंपोनेंट होता है उसको टेंजेंशियल और परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं, वो आगे आ जाएगा। बट टू स्टार्ट विद, ए नेट क्या होता है बच्चों? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब पूरा वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन वो देता है ए नेट। और बच्चों इसी के दो टुकड़े होंगे ना, इसी के दो टुकड़े होंगे। एक टुकड़ा होगा ए टेंजेंशियल, जो कि बच्चों मुझे लगता है होना चाहिए ए नेट cos थीटा along v कैप। ये सही लिखा बच्चों मैंने, ए नेट cos थीटा along v कैप। जल्दी सोचिए, उनको हाँ सर वो कंपोनेंट ही तो लिया आपने। और बच्चों जो इसका दूसरा कंपोनेंट होना चाहिए ये ए नॉर्मल, वो क्या होगा? तुम बोलोगे सर ए नेट का साइन थीटा, और इसको बच्चों मैं एन कैप लिख देता हूं। एन कैप से समझ पा रहे हैं तुमको? हाँ सर, मतलब आप बेसिकली शायद टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन बोल रहे हैं आप, टेंजेंट के नॉर्मल वाली डायरेक्शन, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात, ठीक है बच्चों। बट दैट्स नॉट द ओनली वे, देयर आर अदर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इट बच्चों। जैसे इस चीज को आप चाहो तो इंटरेस्टिंगली ऐसे भी लिख सकते हो, थिंक अबाउट इट। सब लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ, ए नॉट डॉट वी कैप इंटू वी कैप, इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए नेट डॉट वी कैप इंटू वी कैप, another way of writing it। जिन लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ उन लोगों को दीपक याद होगा, किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना होता है तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं उधर उसके यूनिट वेक्टर के साथ। किसी भी वेक्टर का ना आपको किसी दिशा में, और ये जो मैं सिखा रहा हूं तो यहाँ नहीं आगे भी काम आएगा। मान लो कभी फोर्स का मोमेंटम की डायरेक्शन में किसी भी प्रोजेक्शन बोलते हैं इसे, ऋषिका सही बोल रही है ना। ए नेट डॉट वी कैप तुमको सिर्फ तो वैसे भी दिख रहा है, अगर आप ए नेट डॉट वी कैप को एक्सपैंड करेंगे तो आप लिखेंगे मॉड ए नेट मॉड वी कैप इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड वी। बिल्कुल सही बात है बच्चों। ये किसी को ये अजीब लग रहा हो कि सर ये क्या लिख दिया आपने, तो भैया डॉट प्रोडक्ट तो आता होगा। नहीं आदि रटा भी नहीं होना चाहिए। अगर तुझे लग रहा है कि ये कॉस थीटा का रटा क्यों होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ए डॉट बी को एक्सपैंड करके देख लो भाई मुस्कान। ए डॉट बी का एक्सपेंशन क्या होता है पलक? क्या होता है एक्सपेंशन? पंचिका क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, बिल्कुल। तो ए बी, अब वी यूनिट वेक्टर है भाई। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, समवन सेड राइटली। मॉड ए पूरा ए नेट का जो मॉड नेट हो जाएगा, मॉड वी कैप यूनिट वेक्टर का 1 होता है, कल भी बोला था। वो यही आ गया, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार मतलब आई एम टेलिंग यू द वेरियस वेज सॉल्व करने का। मुझे लगता है इसको लिखने का फिर एक तरीका तो ये भी हुआ। ये नहीं समझ में आया होगा तो होगा ही ना, उन दोनों वेक्टर्स का सम है, तो मेन वेक्टर में से वो कंपोनेंट घटाओगे तो यही तो निकल कर आएगा। ट्रायंगल लॉ कह लो, कंपोनेंट्स वाला आइडिया कह लो। सी व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दीस वेज? हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हर तरह ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा याद रखें सर? भाई मैं कह रहा हूं अगर पढ़े लिखे हो तो एक अपने आप ही मॉडिफाई कर लोगे, कोई सा भी एक रटने की जरूरत ही नहीं है। वो टर्म क्या है उसको तो वेक्टर के हिसाब से तोड़ो तो यही आ जाएगा। एक और बताता हूँ, रुको, एटी का एक और शानदार फॉर्मूला बताता हूँ तुम। एटी का एक शानदार फॉर्मूला ये भी होता है, डी मॉड वी बाई डी टी, वी क्या, दैट इज, कुछ लोग इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट्स अनदर डिफरेंस। वेलोसिटी मतलब मॉडुलस, स्पीड मतलब मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। ये तो खैर ये भी सबको होता है। अगर मैं बच्चों बोलूं आपको वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी का मॉडुलस निकालिए, तो क्या होता है वेलोसिटी का मॉडुलस? एवरीवन, वेलोसिटी का मॉडुलस क्या होता है? स्पीड ऑब्वियसली। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन देयरफॉर क्या करता होगा बच्चों? इसका काम क्या होता होगा? एक और फॉर्मूला लो इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन का,
v स्क्वायर बाय आरसी। अब ये जो v स्क्वायर बाय आरसी वाला है इसको मैं सर्कुलर मोशन में पढ़ाऊंगा। आरसी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो यहाँ पर ऐसा बना ना एन, यहाँ पर अगर मैं ऐसे एक सर्कल बना देता, सर्कल का एक सेंटर होता, उस सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो v स्क्वायर बाय आरसी आप लोग अभी स्किप कर सकते हो। ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने कभी नहीं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं बोलते प्रियांशी से। A very stupid mistake is calling an centripetal. Very wrong. वो मोशन में क्लियर करूंगा। एक्चुअली 4 टर्म होते हैं, रेडियल, ट्रांसवर्स, नॉर्मल, टेंजेंशियल। पर मुझे पता है कि तुम लोग को चारों नाम आते नहीं है, इसलिए मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में बता ही नहीं रहा हूं। मे बी सर्कुलर मोशन में रिपीट कर दूंगा। जैसे मैं अभी पूछ लूं तो भी पता चल जाएगा मुझे पूरी क्लास को ही नहीं पता है ना। दीज आर वेरी चलो एक बार चूंकि ये बात उठी गई तो मैं वो चारों नाम बोल ही देता हूं। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। इसीलिए v स्क्वायर बाय आरसी वाला मैंने लिख तो दिया, आप डॉक्यूमेंट कर लें, लेकिन अभी मैं उस पर सवाल नहीं दूंगा। जब सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा, ठीक है? बस डॉक्यूमेंट करके छोड़ लीजिए आप, है ना। कुछ चीजें ऐसी, मैं जो 4 नाम बोला था जरा उस पर आता हूं तो उससे भी पता चल जाएगा। बच्चों 4 नाम होते हैं, 4 वर्ड, ये रेडियल, ट्रांसवर्स, नॉर्मल, टेंजेंशियल। ए, बी, सी। और मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता पूरी क्लास में मतलब 1 या 2 लोग होंगे पूरी क्लास में 250 की कि जिनको पता होगा, है ना। इनमें से कौन किसके जैसा होता है? चल दीपक, तूने तो ऑनेस्टली शुरू में ही मान लिया, गुड। देखते हैं कौन बता पाएगा। क्या आयुष ने बोला बी और सी एक जैसे होते हैं। ओके, दैट्स एन ओपिनियन, आप यू कैन गिव योर ओपिनियंस। ओके, आशुतोष ने बोला रेडियल और नॉर्मल एक जैसे होते हैं, ए एंड सी। नाउ दिस इज द स्टार्ट ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है। और कुछ ने बोला, कुछ लोग बोल रहे एसी एक पैर होता है, बीडी एक पैर होता है, मतलब एसी एक जैसा होता है, बीडी एक जैसा होता है। चंद्रशेखर, आई थिंक ओनली योर आंसर इज प्रॉब्ली करेक्ट। एएनसी, रुद्राक्ष, बीएनडी, अहान, एएनसी, बीडी, एडी। सो अब तक सिर्फ चंद्रशेखर, तू बता तेरा आंसर क्या है। अनदर गाय, एक और किसी का भी, पवार तुम्हारा भी सही है शायद बेटा आंसर, आदित्य तुम्हारा भी सही है, 3 लोग का सही हो गया। लक्ष्य, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश, फिजिक्स में डिफरेंस है। वंशिका, यू आर ऑल्सो राइट, गुड। बट नाइस, देखो मेरी क्लास में ये तो जरूरी है कि जब भी मैं ओपिनियन मांगू, ओपिनियन दिया करो, क्योंकि क्या है ना, जब तक ओपिनियन नहीं दोगे तो मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा तुम्हें। मतलब तुम समझो कि तुम्हारे अंदर जो विष भरा हुआ है उसको उल्टी कर दिया करो, ताकि वो साफ कर दूं मैं अंदर से। क्योंकि बहुत सारे गधे गधियां बैठे हो तुम लोग यहाँ पर, है ना। सिर्फ 5-6 लोगों का सही आंसर आया। एक्चुअली नन आर सेम, चारों अलग अलग हैं। ओनली 5 to 6 guys got it right, है ना। और मोस्टली लाइक आई वुड रादर से, जैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 250 में से मैं जब 2-3 कर रहा था, चलो फिर भी 5-6 लोगों को पता था, दैट वाज रियली गुड, है ना। कि 5-6 लोगों के अलावा पूरी क्लास को ही नहीं पता था कि चारों अलग टर्म्स होते हैं। और हम एक्चुअली क्या होता है सर्कुलर मोशन में, तुक्के में, सर्कुलर मोशन जब पढ़ते हैं तो बाय चांस तुक्के में क्या हो जाता है, ये होता है टेंजेंशियल और ये हो जाता है रेडियल। बाय चांस सर्कुलर मोशन में रेडियल नॉर्मल हो जाता है और टेंजेंशियल ट्रांसवर्स हो जाता है। तो हम लोग हर तरह के मोशन में ऐसा मान लेते हैं कि यही होता है, ठीक है। जबकि ये चारों शब्द अलग अलग होते हैं, है ना। आप कहें तो मैं अभी बता दूं चारों का। आप अगर आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन शब्द पता है और पोजीशन, तो आप समझ तो जाएंगे। अगर आप समझना चाहें तो मैं अभी समझा दूं। दीपक बता, चर्चित कर ही लें डिस्कस, जब बात उठी गई तो, है ना। कोई इतनी हाईफाई बात नहीं है, पर इनफैक्ट फिजिक्स में यही तो सबसे बड़ी बात होती है भाई। जो सबसे छोटी बात होती है वही सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को वही नहीं पता होती और उसी वजह से तो गलतियां होती हैं। सबसे फंडामेंटल बात पता वही क्लियर हो तो फिर पंगे नहीं फंसे कभी, है ना। कर लेते हैं चलो ये 4 नाम। बट आई होप एवरीवन रियलाइज्ड कि पहले जिन 4-5 लोगों ने, वंशिका तू और कौन था, पवार, बता बेटा चारों अलग होते तो क्या क्या ओपिनियन है तेरा, तुझे क्या पता है, या वंशिका क्या पता है तुम्हें, बताओ।
कैसे अलग है? मतलब अगर सिर्फ इतना पता है कि चारों अलग है तो फिर वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं पता है। मतलब फिजिकली क्या मीनिंग है इनका, चारों शब्दों का। ऑल्सो गाइज, ये 4 जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ, ये सिर्फ काइनेमेटिक्स के लिए है कि पूरी फिजिक्स के लिए? कम ऑन, ये तो सबको जज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली पूरी फिजिक्स के लिए, ऑब्वियसली पूरी फिजिक्स के लिए। हाँ, मैंने लाइक समवन से, अच्छा चलो 5 में से एक बंदा फेल हुआ, उसने बोला कि टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स ऑपोजिट होते हैं, दैट्स रॉन्ग। यानी तुम्हें सिर्फ ये पता था कि अलग-अलग होते हैं, इसके अलावा नहीं पता था। सब नॉर्मल डायरेक्शन चेंज करता है, सर्कुलर, जो भी है, जिसको जो पता हो बताओ। तब देखो, गलत करोगे मैं उसको ठीक करूंगा। तो आयुष बोलता है रेडियल ट्रांसवर्स इंस्टेंटेनियस मोमेंट पर निकालते हैं, गलत आयुष, नेवर माइंड टू ट्राई इट। रेडियल इज इन सर्कल, नॉर्मल इज एट एनी रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं अनुराग, यू क्लोज टू इट बट नॉट एग्जैक्टली। प्रियांशी, ट्रांसवर्स इज हॉरिजॉन्टल, अनदर फ्रॉड। एक और बात, रुक जाओ एक, अभी सब चुप हो जाओ एक मिनट, कोई कुछ टाइप नहीं करेगा। एक और प्रियांशी ने आई वुड से एक बेवकूफी का स्टेटमेंट लिखा, बट अच्छा बेवकूफी का स्टेटमेंट, क्योंकि मैं ये भी चाहता हूं यही डिस्कस करूं। प्लीज ये अगली लाइन ध्यान से सुन लें। हॉरिजॉन्टल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे चैप्टर में जो काम आएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये शब्द तभी इस्तेमाल करते हैं जब क्वेश्चन में ग्रेविटी कंसिडर करनी हो। आगे ये, अब ये कोई टाइप नहीं करेगा, अभी मैंने मना करना, चुपचाप सुन ले। मैं अलग अचानक से दूसरी बात मेरे दिमाग में आ गई, बिकॉज समवन सेड कि ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल होता है। कोई नहीं, ध्यान से सुने क्या बोल रहा हूं मैं। कई बार आप लोग जब इलेक्ट्रोस्टैट से कई बार मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन करते हो, तो आपको एक सवाल उठता है, कई बच्चों ने ट्राई किया होगा कि सर इसमें ग्रेविटी क्यों नहीं लिया। इस पे बता सकता है ऐसा होता है कि नहीं, कि सर यार इसने इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन था, पार्टिकल को लॉन्च किया था, पर इसने ग्रेविटी तो ली नहीं। सर ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन, इसने ग्रेविटी क्यों नहीं लिया। ये कई लोगों को कंफ्यूजन आता है वहां पर। तो जेई ने और स्टैंडर्ड बुक्स ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। अब ये मैं पूरे साल भर मैकेनिक्स में भी ये बात इस्तेमाल करूंगा, ध्यान रखेंगे सब लोग। किसी भी क्वेश्चन में अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शब्द इस्तेमाल किया गया है, ओनली एंड ओनली देन उस प्रॉब्लम में ग्रेविटी कंसिडर करनी है। अदरवाइज प्रॉब्लम में बाय डिफॉल्ट ग्रेविटी को मिस आउट करना है। कुछ इनडायरेक्ट हिंट्स भी हो सकते हैं, उनकी मैं चर्चा कर लूंगा। अदरवाइज जेई की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शब्द होगा केवल तभी, केवल और केवल तभी आपको ग्रेविटी। ये मैं ट्रांसफर से रिलेटेड बात नहीं बता रहा हूं आदित्य, तो उससे आप रिलेट मत करिए, है ना। ये लाइन जो मैंने बोली वो ध्यान रहेगी सबको। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शब्द अगर क्वेश्चन में दिया हो, तभी आपको क्वेश्चन में ग्रेविटी कंसिडर करनी है। अदरवाइज, हाँ ऋषभ, मैंने पुराने स्टूडेंट्स को बताया, नए को नहीं बताया था। अदरवाइज हम क्वेश्चन में ग्रेविटी कंसिडर, जब मैंने इलास्टिसिटी जो बच्चे पढ़े हैं शुरू में, उनको मैंने बताई भी थी बात, है ना। अदरवाइज ग्रेविटी कंसिडर नहीं करते हैं। समटाइम्स बच्चों इनडायरेक्टली, अब देखो जैसे किसी ने मेरे को बोला अ ब्लॉक इज हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग, अ ब्लॉक इज हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग, इसमें ग्रेविटी लेनी है कि नहीं लेनी। हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग, अब मेरी बात से तो लगा कि नहीं लेनी है, लेकिन कुछ एडिशनल बुद्धि भी लगा। जब मैं बोल रहा हूं हैंगिंग, नहीं यार अक्षय गलत बोल रहा है, हैंगिंग वर्ड आ गया तो लेनी पड़ेगी ना, कुछ तो अंग्रेजी भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी यार। नहीं 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 समझ रहे तुम तो। सेल्फ सेइंग, हाँ मैं एक और लाइन यूज करता हूं, पुराने बच्चों को आइडिया, मैं एक वर्ड यूज करता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने में, इंटेंट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन के इंटेंट में चर्चित इस बात को देखना पड़ेगा ना। मैं खुद इस बात को स्ट्रेस कर रहा हूं कि बिना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शब्द के प्लीज आप लोग ग्रेविटी मत लिया करिए। लेकिन कई बार सामने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिखे, जैसे मुझे अगर ये क्वेश्चन देना होगा तो मैं लिखूंगा a ball is hanging from a thread from the ceiling vertically। ये बोल दिया तो मैंने तय ही कर दिया कि ग्रेविटी तो लेना ही लेना है, वर्टिकली वर्ड यूज कर दिया। लेकिन समटाइम्स अगर मैंने बोला फ्रॉम अ सीलिंग अ बॉल इज हैंगिंग फ्रॉम अ थ्रेड, तो इस ऐसे इनडायरेक्ट केसेस में कॉमन सेंस से आपको ग्रेविटी लेनी है। या यूं कहें तुम कहोगे अच्छा सर, बेसिकली ग्रेविटी का हिंट होना चाहिए उस सवाल में, या फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शब्द होने चाहिए। मैं बोलूं अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, अभी ग्रेविटी लेनी, हाँ बोल तो दिया, इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। मे बी अगर मैं सिर्फ बोलूं अब ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ सरफेस, अब ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ सरफेस, नहीं लेनी होगी ना, है ना। और ये कभी कंफ्यूज नहीं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पे कोई कंफ्यूज करेगा नहीं, क्योंकि फिर मुझे आईटी जेई इन तरह की बातों पे कंफ्यूज नहीं करने के लिए देता। वो चाहता है कि भाई
हम लोग उसको सही स्पिरिट में ले जाएं। तो ये ग्रेविटी के लिए बात याद रखिएगा। और ये जो मैंने बात बताई, इसका ट्रांसवर्स, रेडियल, नॉर्मल, टेंजेंशियल से कोई लेना देना नहीं था। अब आते हैं मुद्दे पर कि ये चार शब्द जो सर ने लिखे, रेडियल, ट्रांसवर्स, नॉर्मल, टेंजेंशियल, ये क्या होते हैं। पिछले पन्ने पर जो मैंने बातें बताई उसको आप एक बार कंपाइल कर चुके आप लोग। ये जो पिछले पर मैंने टेंजेंशियल और नॉर्मल बताया आपको, जो तुम कहां से, तो सिंपल ही है, ठीक है। और इसीलिए ये चारों भी सिंपल है। मैं आपको चारों को एक ही पेज पे कंपैरिजन के थ्रू दिखाता हूं। देखो, ये अलग अलग सेट्स ऑफ पेयर हैं। अभी जो लोग जो भी आंसर दे रहे हो अपने हिसाब से फिर मैच भी करिएगा कि क्या है। देखो बेटा, एक सेट ऑफ वर्ड होता है रेडियल और ट्रांसवर्स। बच्चों, ये जो शब्द होता है रेडियल और ट्रांसवर्स, ये पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स के हिसाब से होता है। अभी तुमको पूरा मैथ्स एकदम एनालॉजी में दिख जाएगा। मान लो ये ओरिजिन से ये होता है किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और पार्टिकल v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा था, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी के दो टुकड़े करें, पोजीशन के अलोंग, पोजीशन के अलोंग और पोजीशन के परपेंडिकुलर, पोजीशन वेक्टर के अलोंग और पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये टर्म्स बच्चों कहलाते हैं रेडियल और ट्रांसवर्स। यानी पोजीशन वेक्टर के हिसाब से अगर किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिए जाएं, वो होता है रेडियल और ट्रांसवर्स। मगर नॉर्मल टेंजेंशियल पोजीशन वेक्टर के हिसाब से नहीं, पाथ के हिसाब से होता है। मैं एक ही एग्जांपल ऐसा बना दूंगा जिसमें मैं चारों अलग अलग दिखा दूंगा। हाँ सनत, कुछ हद तक वैसा डायपोल वाला केस भी एक एग्जांपल है। रेडियल ट्रांसफर समझ में आया? हाँ सर। पोजीशन वेक्टर के अलोंग वाले कंपोनेंट को रेडियल और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को, ठीक उसी तरह आप दूसरा वर्जन देखिए। ये मान लीजिए एक पाथ बनाया मैंने। अब सोचिए बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं पॉइंट पी पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, पॉइंट पी पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, इस टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। अब और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ ऐसे है। तो अगर मैं वेलोसिटी के हिसाब से, या टेंजेंट मतलब, या यूं का और इजी, नॉर्मल टेंजेंट तो नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्मल टेंजेंट मैथ्स वाला, यानी पाथ का जो टेंजेंट है, पाथ का टेंजेंट उस तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसको बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट, और जो इसके जो नॉर्मल बनता है ये वाला होता है नॉर्मल कंपोनेंट। सिंपल, ठीक है। तो पोजीशन के हिसाब से रेडियल ट्रांसवर्स का सेट आता है, और पोजीशन के हिसाब से रेडियल ट्रांसवर्स का सेट आता है ना। अभी 2D 3D रौनक मत बोलो, अभी मैं तुमसे 2D 3D पूछूंगा तो मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे में से 80% लोगों को 2D 3D की भी डेफिनेशन नहीं आती है, ठीक है। तो तुम 2D और 3D की चर्चा नहीं करो मेरे से अभी। अभी तो मैं अगला सवाल वही पूछने वाला हूँ रौनक तुमसे, कि 2D किसको कहते हैं, 3D। मैं पहले ही बता रहा हूं तुम्हें कि पूरी क्लास में 80% लोगों को 2D और 3D का डेफिनेशन नहीं आता है, एंड आई विल हैव टू टॉक अबाउट दैट आल्सो। ये पहले तो नॉर्मल टेंजेंशियल का इजियर वर्जन दिख गया सब लोग को? यस, ओके। अब इसके फिजिकल मीनिंग भी देख लेते हैं बच्चों। पहले डायग्राम में देखो, अगर मैं पहले डायग्राम में देखूं तो ये जो रेडियल वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट वी आर, और इधर वाला कंपोनेंट वी टेंजेंशियल, सॉरी वी ट्रांसवर्स, तुम अगर देखोगे तो जो वी रेडियल है उसका काम क्या होगा? वी रेडियल का काम होता है आर को बढ़ाना। तुम कहोगे हाँ सर, वी रेडियल का काम है डी ऑफ मॉड आर बाई डी टी, यानी आर की मैग्नीट्यूड को बड़ा छोटा करना। ये काम होता है रेडियल वेलोसिटी का, उस डिस्टेंस को बढ़ाना घटाना। मुझे तो कंपोनेंट से ही दिख रहा है, वी का वो कंपोनेंट आर को खींचेगा बाहर, अंदर भी ला सकता था अगर वेलोसिटी अंदर होता, और इसकी दिशा आर के आप क्या लाओगे। उसी प्रकार बच्चों, जो वी ट्रांसवर्स होता है, वो तुम लोग को याद है एक एंगुलर वेलोसिटी वाला टर्म आता था सर्कुलर मोशन में। जो वी ट्रांसवर्स होता है उसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू, अगर ये डिस्टेंस आर है, ओमेगा इंटू आर, और इसकी डायरेक्शन होती है ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये दो यहां पर रिजल्ट्स आते हैं। तो रेडियल वेलोसिटी v को, रेडियल वेलोसिटी r को बड़ा छोटा करता है, और ट्रांसवर्स क्या करता है, मुझे डायग्राम में दिख रहा है, ट्रांसवर्स घुमाता है। तो r की डायरेक्शन को घुमाने वाला वेक्टर कौन सा है? पोजीशन वेक्टर को घुमाता कौन है? कौन घुमाता है? यस, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ठीक है।
और उसी तरह यहां पर देखो तुमको सर यहां भी तो वैसे ही हो रहा है, बिल्कुल। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का 80 वाला कंपोनेंट क्या करता है, 80 v के अलोंग है बच्चों, तो वो v के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता घटाता है, और जो a नॉर्मल वाला है बच्चों, वो डायरेक्शन को चेंज करता है। यानी टेंजेंशियल नॉर्मल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करता है, और रेडियल ट्रांसवर्स पोजीशन के डायरेक्शन और उसको चेंज करता है। सर क्या पहले वाले में रेडियल को टेंजेंशियल कह सकते हैं? नहीं, किसी में भी रेडियल को नहीं। ये पेज समझो तो आगे दिखाता हूं, जिसमें दिखा दूंगा कि चारों चीजें अलग होती हैं। इसको सेपरेटली पढ़ो। रेडियल ट्रांसवर्स पोजीशन के हिसाब से टुकड़े अगर करने हो किसी के, और अगर टेंजेंट नॉर्मल कर्व के पाथ के हिसाब से करने हो, नॉर्मल टेंजेंट पाथ के टेंजेंट नॉर्मल होते हैं, और वो पोजीशन वेक्टर के हिसाब से होता है। ठीक है, और एक ही डायग्राम में चारों अलग दिखाना हो तो ये देखो, मान लो बच्चों एक बंदा ऐसे यूं करके जा रहा है किसी पाथ पर, ये सक्षम मेजर फर्क पोजीशन और पाथ का है। अब देखो बच्चों, यहां पर ये बंदा जो है, इसकी मान लेता हूं वेलोसिटी ऐसे है, टेंजेंट के अलोंग यूं जा रहा था ये बंदा, ठीक है, और इस पर फोर्स लग रहा है कुछ, चलो इधर लगा लेते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मैं इसी में चारों कंपोनेंट्स बना के दिखाता हूं। देखो ये जो पॉइंट है, ये कौन सा वेक्टर हुआ बच्चों, ये कौन सा वेक्टर हुआ, ये ब्लू लाइन से बनाया जो पोजीशन वेक्टर, शाबाश। तो बच्चों जो इसका जो इसके हिसाब से जो दो डायरेक्शंस बनेगी, वो कुछ ऐसे बनेगी परपेंडिकुलर में, ये टेंजेंट के अलोंग नहीं होंगी, ये ऐसे होंगी कुछ, ये दो डायरेक्शंस बनेगी। ठीक, तो ये वाली डायरेक्शन कहलाएगी रेडियल, और ये वाली डायरेक्शन कहलाएगी ट्रांसवर्स। ठीक, परंतु वेलोसिटी के अलोंग, या यूं कहूं टेंजेंट जो बनाया बच्चों मैंने ये ग्रीन कलर का, ये डायरेक्शन कहलाएगी टेंजेंशियल कंपोनेंट, और इसके जो परपेंडिकुलर बनेगा, टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर बनेगा, वो जरूरी नहीं है कि रेडियल ही हो। तो ये मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर है, और ये एक्सेलरेशन था। ठीक है, तो रेडियल ट्रांसवर्स का अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो किसके हिसाब से था, रेडियल ट्रांसवर्स पोजीशन के हिसाब से। और ये जो मैंने ग्रीन कलर की जो लाइन बनानी चाहिए, ये वाली, उस ग्रीन कलर की लाइन के अलोंग जो होगा, वो होगा हमारा, मैं बना लूं पहले, फिर आप लोग फिर कॉपी करना, ये ऐसे, ये वेलोसिटी फिर अकॉर्डिंगली मैं चेंज करके बना दूंगा, ताकि वो टेंजेंट के अलोंग ही। ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई, ये हुई हमारी टेंजेंशियल लाइन, और इसके जो परपेंडिकुलर बनेगी टेंजेंट के, ये वाली लाइन हुई नॉर्मल। ठीक, और वेलोसिटी ऑब्वियसली किस लाइन के अलोंग होगा, तुमको होगा सर टेंजेंट के अलोंग। एक्सेलरेशन तो फोर्स की दिशा के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात आप सबको दिखा कि चारों डायरेक्शंस अलग अलग हैं। ये तुक्के में सर्कुलर मोशन में दो दो लोग सेम हो जाते हैं, इसलिए कई लोगों को इनके नाम से, जो तुम लोगों ने शुरू में ए बी सी डी करना शुरू कर दिया था, उसका रीजन ये देख गया सानवी। तो अलग अलग चीजें, एक पोजीशन के हिसाब से, एक टेंजेंट नॉर्मल है और एक रेडियल ट्रांसवर्स। अब कौन पूछ रहा था मुझसे, रेडियल मतलब रेडियस के अलोंग एनी कर्व। हाँ बोल सकता है भाई, रेडियस मतलब पोजीशन वेक्टर को रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं। एटन क्या, एटी ए एन क्या करते हैं, अदिति पूछ, ए एन क्या करते हैं,
और बेटा मैंने यहाँ पर भी बताया एटी एन क्या करते हैं, ये पढ़ क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। एटी क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एन क्या करता है, चेंजेस डायरेक्शन ओनली। तूने देखा नहीं था, ये बताया मैंने। यहां पर भी एटीएन क्या करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, एक स्पीड। एक बार रेडियल ट्रांसवर्स पोजीशन के अबाउट कैसे बनाया, तो दोबारा बता दो, ये कौन आया भाई, ये कौन है, सनत। अरे मूर्ख, मतलब रेडियल ट्रांसवर्स के लॉन्ग कैसे बनाए, ये दोबारा बता दो। मतलब ये जो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है वो रेडियल है, और ब्लू लाइन उसके परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्स। दिव्या मनी 3D में ट्रांसवर्स कैसे पता चलता है, 3D में फर्क ही कहां पड़ा बेटा। जैसे तूने एक ये बना दिया रेडियल, और उसके परपेंडिकुलर में बहुत सारे हो जाएंगे। जब तुम ट्रांसवर्स कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में वो 3D में जरूरत ही का जो वेक्टर उसका प्लेन लेकर उसका उसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट लोगे ना। अगर 3D होगा तो दो दो ट्रांसवर्स कंपोनेंट आ जाएंगे दिव्या, एक एक प्लेन में और एक दूसरे प्लेन में। जिस प्लेन में ये जो चारों टर्म्स में लिख रहा हूं, ये 3D के लिए टर्म्स है कि 2D के लिए, देखो ये पाथ 3D का पाथ है कि 2D का पाथ है, 2D का। तो इसमें 3D की जरूरत ही कहां पड़ी, जिस दूसरे प्लेन में जाना होगा उसके लिए अलग से उसका डिफाइन कर दोगे। सर्कुलर मोशन में ये क्लियर हो जाएगा ना, सर्कुलर मोशन में आन कंफ्यूजन हो जाएगा इससे, क्योंकि यही सिनेरियो बच्चों, अगर मैं सर्कुलर मोशन के आन कह रहा है, सर्कुलर मोशन में क्लियर हो जाएगा। ओ भाई आन, ये रहा पार्टिकल, ये भी वेलोसिटी चल रहा है, इसमें पंगा देख रहे हो बच्चों क्या होगा, इस पार्टिकल का ये क्या बना, ये लाइन ये मैंने बनाया, ये कौन सी लाइन से बताओ, ये दोनों क्या बनी, तुम कहोगे सर पोजीशन वाली, रेडियल और ट्रांसवर्स, ठीक है। बाई चांस, बाई चांस टेंजेंट भी इसी लाइन के अलॉन्ग है और नॉर्मल भी इसी के अलॉन्ग है। हाँ तो भाई हाँ, तो कह रहा था कि सर्कुलर में क्लियर हो जाएगा, क्या क्लियर हो जाएगा बता, टेंजेंशियल। इनफैक्ट सर्कुलर, सर्कुलर पढ़ के ही तो ये गलत पढ़ रखा था तुम लोगों ने, ये वाला तुम्हारा हो जाता है नॉर्मल। यानी सर्कुलर में एक्चुअली कोइंसाइड हो जाते हैं, सर्कुलर में कोइंसाइड हो जाते हैं बाई चांस। तो कंफ्यूजन हो गया, हटा नहीं। हाँ सनत, सर्कुलर में रेडियल नॉर्मल एक जैसे हो जाते हैं और टेंजेंशियल ट्रांसफर्स एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। पर सही बात ये जो मैंने बनाई है, तो अब एकदम सिंपल सी बात एक लाइन में कंक्लूड करता हूं, क्योंकि इस पे टाइम देना जरूरी था। बच्चों जब ये कंपोनेंट्स ले रहे हैं, तो एक किसी भी चीज के कंपोनेंट्स ले सकते हैं हम। यहाँ पर बच्चों ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन के ही कंपोनेंट मैंने जैसे ए बना दिया, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। लेट मी इनफैक्ट रब ए, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें, जरूरी नहीं है बेटा ए के ही कंपोनेंट्स बनाऊं मैं ना। अगर सो मोमेंट किसी भी चीज के रेडियल ट्रांसफर्स कंपोनेंट किए जा सकते हैं और किसी भी चीज के टेंजेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट किए जा सकते हैं। किस आधार पर सोचिए, किस आधार पर, आप बोले सर पोजीशन के अलॉन्ग और पोजीशन के परपेंडिकुलर। हाँ, या सुधांशु ने सही कहा, पोजीशन और पाथ के आधार पर, बस दैट्स द वन लाइनर। दिस इज बेस्ड ऑन पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज बेस्ड ऑन पाथ। तो पाथ का टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंशियल नॉर्मल, बस सब ये क्लियर है तो फिर फंसोगे ना, इजीएस्ट हो गया पोजीशन एंड पाथ, अब तो नहीं फंसोगे कभी भी, ठीक है। हाँ इसके न्यूमेरिकल्स अभी नहीं करेंगे, ये जो मैंने दोनों चीजें कराई इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग कर्विलिनियर मोशन पढ़ेंगे सर्कल में, तब मैं थोड़ा सा इसका न्यूमेरिकल्स और ज्यादा कर। और अभी टेक्निकल टर्म आई होप क्लियर हुआ, तो मैं आगे बढ़ू, ठीक, ओके आगे बढ़े। और मैं जो पहला जो आर्टिकल कराया था आज टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन का, इस पर एक न्यूमेरिकल भी करा दूंगा ताकि एक प्रैक्टिस के लिए भी काम हो जाए। देखो विदित एक बात सुनो, काइनेमेटिक्स में v इक्वल्स टू u प्लस ए टी वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s, वो मैं क्या ही कर रहा हूँ, वो तो बोरिंग है उसमें। मतलब कि एक पार्टिकल जा रहा है 4 सेकंड या जाके ऐसी कुछ टू, वो तो तुम 9 से पढ़ते आ रहे हो हैं, या पत्थर उछाल दिया टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो। मैं ऐसा नहीं कि पढ़ाऊंगा नहीं, ऑब्वियसली पढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन भाई उसमें मेरे से ये नहीं एक्सपेक्ट करो कि मैं उसमें एकदम लल्लू लल्लू तुमको यूं बता रहा हूँ कि छत से पत्थर फेंका और फिर जमीन पर गिरने में कितना, मैं उसको जल्दी जल्दी करा दूंगा। ये वाले जो दूसरे टेक्निकल टर्म्स हैं जो अपने को काम आएंगे साल भर,
इन पर ज्यादा अपने को मतलब काइनेमेटिक्स में ये वाली चीज है, और इनफैक्ट रिलेटिव वेलोसिटी का जो आइडिया है, वो बोट वाले क्वेश्चंस और रेन वाले क्वेश्चंस मेरे ख्याल से उन पे टाइम अपन ज्यादा लगाएंगे। तो मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं तुम्हें वो सब सवाल कराऊंगा कि प्रोजेक्टाइल में रेंज निकाल दो और मैक्सिमम हाइट निकाल दो और ये सब। वो मैं थ्योरी कराऊंगा, उसका फॉर्मूला दिखा दूंगा, तो मैं फॉर्मूले पर प्रैक्टिस क्वेश्चन की उसकी खुद इधर उधर ढूंढ के कर लेना। इस तरह की चीजें ज्यादा करेंगे काइनेमेटिक्स में ना। ओके, तो ये एक सेटअप टर्म मैंने ये बता दिया तुम्हें, है ना। कनिका समझ में आया? यशस्विनी, सचिन, समझ में आया? रुद्राक्ष, ओके, है ना। अभी देखो, इसमें मैं एक और सवाल जो आपसे डिस्कस करना चाहता, 2D मोशन और 3D मोशन, और छोड़ो, और 1D मोशन, ये कैसे क्लासिफाई करें? 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर बच्चों मैं बोलूं कि एक पार्टिकल जो है 1,2,3 से 4,5,6 गया, 1,2,3 से 4,5,6 गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, जेड कोऑर्डिनेट, तो सबको दिख गया कैसा मोशन है बच्चों ये। सबने लिख दिया 3D, एंड दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। इडियट्स, मैंने बोला ही था कि 80% लोगों को, गधों गधियों को पता ही नहीं है, बेवकूफ कहीं के। एक पॉइंट बनाई, कितने बड़े तुम कहो सर इसका मैं सही आंसर बताता हूं, ये 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। कोई एक समझदार बोला 3 1D मोशन। एक पॉइंट ये मैंने पूछा पार्टिकल यहां से यहां गया, मैंने तुम्हें बताया कैसे गया। अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाता तो 1D होता, प्लेन में जाता तो 2D हो जाता, और करके जाता तो 3D होता। तो तुमने 1D कैसे बता दिया, 3D कैसे बता दिया भाई तुमने? रेफरेंस फ्रेम पर नहीं डिपेंड करता सनत, गलत बोल रहे हो। पाथ का रेफरेंस फ्रेम से क्या रिलेशन इसमें? नहीं, वो उस सेंस में बोल रहे हो सनत कि अगर अलग अलग ऑब्जर्वर देख रहे होते, तो मैं तो एक ही ऑब्जर्वर देख रहा ना सनत, तो कई ऑब्जर्वर के हिसाब से मत उसे बोलो। अब तो तुम बोलो कि सर मैं भी उसके साथ चल रहा था, मुझे तो रुका हुआ दिखाई दे रहा, ये थोड़ी पूछ रहा हूं मैं। जब फ्रेम नहीं दिया हो सनत तो कहां से लेगा? ग्राउंड से लेगा ना यार। तो फिर फर्क ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला तेरा जवाब गलत ही हो गया। ओके, एनीवेज, तो 1D 2D 3D मोशन सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है बच्चों? सबसे पहला मिस्टेक, अगर तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं तो 1D मोशन होगा, 2D की 3D। कुछ नहीं कह सकते, गुड। द कोऑर्डिनेट चेंज ना, कोऑर्डिनेट चेंज से नहीं होता है, पाथ, पाथ बिल्कुल सही वर्ड आप बोल रहे हो। तो बड़ा सिंपल सा है, इफ मोशन कैन बी कैप्चर्ड in a straight line, if motion can be captured in a plane, if motion cannot even be captured in a plane, simple, that's 1D 2D 3D। इसमें फ्रेम डिपेंडेंट तो हां होता ही है, परंतु मेरे भाई जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं बिना फ्रेम के, उसका क्या मतलब बताया था? पिछली क्लास में थे कि नहीं थे तुम? मैंने बोला एक पार्टिकल यहां से यहां गया और मैंने फ्रेम की चर्चा नहीं करी, तो फ्रेम डिपेंडेंट की कहां से बात आ गई बेटा? कहां से आंसर दोगे अगर एक क्वेश्चन पूछूंगा तो? कहां से दोगे आंसर? ग्राउंड से। फिर तो कोई, हाँ पिछली क्लास तेरी मिस हो गई तो दे, मैंने बताया था डिफॉल्ट होता है जेई का भाई, कभी कोई फ्रेम ना दे तो क्या लेकर चलेंगे यार ग्राउंड से, तो फ्रेम की बात ही नहीं रही ना। हाँ, जो ये बताना चाह रहे थे कुछ एक दो लोगों ने आंसर फ्रेम वर्ड यूज किया, उनका कहने का ये था। अब इसको मैं यूं पूछता बच्चों, क्या पाथ फ्रेम डिपेंडेंट आइडिया है? क्या किसी का पर्टिकुलर चीज का पाथ फ्रेम डिपेंडेंट आइडिया है? यस इट इज। नहीं नहीं दोबारा, अब मैंने अलग सवाल पूछा है, अब मैं पूछ रहा हूं कि पाथ डिपेंडेंट आइडिया है कि नहीं। वेल एक्चुअली है। एक सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूं, अगर कोई पार्टिकल यूं चल रहा है और के साथ चल रहे हो,
तो तुम्हें कैसा नजर आएगा वो? तुम पाथ के साथ उस पार्टिकल के साथ साथ ही चल रहे हो, रेस्ट पर नजर आएगा ना, और जो जमीन पर खड़ा है उसको कुछ पाथ नजर आएगा। इसका मतलब पाथ वेरिएबल हो गया अलग अलग फ्रेम से। यानी फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या पाथ फ्रेम डिपेंडेंट आइडिया है? क्या पाथ फ्रेम डिपेंडेंट आइडिया है? यस इट इज। अभी भी कुछ लोग नो बोल रहे हैं, पता नहीं, मैं शायद समझा नहीं पाया उन्हें। मैं बोल रहा हूं पाथ बिल्कुल ही फ्रेम डिपेंडेंट आइडिया, अलग अलग फ्रेम से। हाँ, अलग अलग फ्रेम से अगर हम देखते हैं तो एक ही चीज का पाथ अलग अलग नजर आता है। लेकिन बच्चों, अगर मैं एक ही पार्टिकल का पाथ पूछ रहा हूं बिना फ्रेम दिए, तुमको सर फिर पाथ डिपेंडेंस की बात नहीं आ गई। आप ये कहना चाह रहे हो कि आप जमीन पे खड़े हो और आपने पाथ पूछा है, इसका ये मतलब जाएगा। खैर, ये मैंने क्या लिखा समझ गए? कोई भी चीज 1D 2D 3D होगी, कोई भी चीज 1D 2D 3D किस आधार पर होगी? सर अगर उसका जो पाथ है, बेसिकली एक बात हूं, अगर उस पाथ का वीडियो मतलब वीडियो छोड़ो, उस पाथ का फोटो खींचा मैंने, है ना, और वो फोटो एक स्ट्रेट लाइन हो, तो 1D। श्योर हो? सोच लो। तुम कहोगे सर फोटो कभी भी पाथ नहीं दिखा सकता। कैसे गधे हो तुम लोग यार, मुझे पता था मैं फोटो बोलूंगा। अरे बेवकूफों, फोटो में तो हमेशा रेस्ट पर नजर आएगा। कैसे गधे हो यार, मैंने बोला किसी की फोटो खींची और वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो। फोटो में कोई स्ट्रेट लाइन में कैसे चल सकता है भाई? समझ तो पाए नहीं तुम लोग। मुझे बोलना चाहिए था वीडियो लिया अगर मैंने, ऑब्वियसली। वो तेरी फोटो में तो भाई 1D 2D 3D कुछ भी हो तो रुका हुआ ही नजर आएगा, उसमें पाथ कहां से नजर आ जाएगा तुम्हें? क्योंकि फोटो तो एक इंस्टेंट का होता है यार। हाँ, अब वीडियो बनाई मैंने, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, चाहे यूं जाए चाहे यूं जाए, चाहे क्या, ये भी 1D कहलाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन 1D कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसे गया बेटा, ये देखो कोई ऐसे गया, मैंने पत्थर फेंका, यूं गया चाहे यूं गया, तुम कहो सर वो उस मोशन को आप एक प्लेन में इमेजिन कर सकते हो। चाहे बच्चों यूं जाए चाहे यूं जाए, अगर आप उस मोशन को, उस फोटो को मतलब उसका, उसके ट्रैजेक्टरी को एक फोटो में ले सको, ट्रैजेक्टरी बनाकर, हाँ ये चलेगा। उसका हाथ से ट्रैजेक्टरी बनाकर एक प्लेन में आ जाए तो बोलेंगे 2D, और प्लेन में भी ना आए तो 3D। जैसे एग्जांपल बताऊं तुम्हें, 3D का एग्जांपल होता है हेलिकल पाथ, ये वाला। पर मैग्नेटिज्म में था ऐसे, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ 3D पाथ। क्या इसको कैप्चर कर सकते हो? क्या इस हेलिकल पाथ को एक प्लेन में कैप्चर, कहीं नहीं हो सकता प्लेन में, ठीक है। 2D मोशन के तो तमाम एग्जांपल्स हैं, पैराबोलिक पाथ, सर्कुलर मोशन, स्पाइरल मोशन, है ना, पैराबोलिक, ये सब 2D के एग्जांपल्स है बच्चों। सही कह रहा हूं? और इसका तो स्ट्रेट लाइन ही। स्पाइरल पाथ, अब जो तुम लोग दुकान पर एक सब लोग गलती करते हो, बताओ क्या? तुम बोलते हो सर वो कॉपी में होती तो हेलिकल बाइंडिंग है, लेकिन हम दुकानदार को बोलते हैं स्पाइरल बाइंडिंग कर दो। ये शायद मैं पुराने स्टूडेंट्स को तो बता चुका हूँ, लेकिन नए वालों को पता नहीं है। ये सभी लोग ये मिस्टेक करते हैं। अरे वो जो कॉपी आती है, तुम क्या बोलते हो? स्पाइरल बाइंडिंग वाली किताब दे दो। स्पाइरल तो, स्पाइरल और हेलिकल में अंतर नहीं दिख रहा तुम लोग को? हाँ, तो तुम दुकानदार से अब तुम जाओ, अब ये नहीं कि अगली बार जाकर तुम दुकानदार को बोल रहे हो कि मेरे को तो हेलिकल बाइंडिंग वाली चाहिए, तुम उसका वो गलती बोलो, वो तो बोलचाल की भाषा है। बट तुमको पता होना चाहिए। उसे नहीं आया समझ में, वो तो ठीक है ना। बट एनीवेज, द पॉइंट इज, स्पाइरल और हेलिकल का अंतर दिखा तुम लोग को? स्पाइरल 2D, स्पाइरल मतलब बेटा इमरती, इमरती जैसा होना, एक ही प्लेन में वेरिएबल रेडियस। शायद सही बोल रहा हूं। हाँ, अरे वो मोटी, वो कछुआ चाप, वो आता है मच्छर जलाने वाला, वो दैट्स अ स्पाइरल, राइट। और हेलिकल क्या हो बच्चों? तुमको सिर्फ प्लेन भी छोड़ रहा है ना, स्लीविंग, स्लीविंग द प्लेन ऑल्सो, इस तरह करके, शुद्धि वो, है ना। और जो जो लोग स्पाइरल को गलत बोल रहे हैं मेरे ख्याल से, इमरती जो होती है वो होती है, जलेबी तो कुछ रैंडम शेप हो जाता है, मतलब जलेबी का शेप तो ये वाला होता है ऐसा, मगर एक ही प्लेन में। और हेलिकल का होता है
3D में जलेबी वाला जो होता है वो आइडियल जलेबी जो होती है, आइडियल जलेबी तो ऐसे होती है ना वो इनफैक्ट मैं दोनों मोशंस का डिफरेंस बताऊं, सर्कुलर मोशन प्लस उसी प्लेन में स्ट्रेट लाइन, इसका पाथ ऐसा दिखेगा क्या बच्चों, एक ही प्लेन में। इसकी हमको कई बार आगे जरूरत पड़ेगी, जो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन बता रहा हूं बच्चों, यस, है ना। और हेलिकल पाथ में क्या होता है बच्चों, मैं ऐसे हवा में बताता हूं बेटा, हेलिकल पाथ में ये वाला सर्कुलर मोशन और सेंटर को ऊपर लेते जाओ, सर्कुलर मोशन और सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन मोशन, दोनों मोशंस का सुपरपोजिशन क्या देगा, इन दोनों मोशंस का ये अपने को मैग्नेटिज्म में काम आएगा, सर्कुलर मोशन बच्चों और सेंटर का स्ट्रेट लाइन मोशन परपेंडिकुलर टू द सर्कल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हेलिकल पाथ, वेरी गुड, है ना। मगर बच्चों एक दूसरा केस देखते हैं, सर्कुलर मोशन और उसी प्लेन में सेंटर का आगे बढ़ना, एक्चुअली गाइस इसको साइक्लॉइडल मोशन बोलते हैं, ये रोलिंग में काम आता है, और ये होता है हेलिकल, सर्कल ऐसे और सेंटर उसके परपेंडिकुलर जा रहा होता है, ये वाला स्ट्रेट लाइन मोशन और ये वाला सर्कुलर मोशन, और इसमें ये सर्कल और सर्कल के ही प्लेन में स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, ये साइक्लॉइडल मोशन। तो ये दोनों अलग अलग, साइक्लॉइडल मोशन पता है कैसे दिखेगा, इस प्लेन में इमेजिन करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, साइक्लॉइडल मोशन ऐसे दिखेगा, ये 2D दिख रहा है कि 3D, सोच समझ के बताना, ये बच्चों 2D के 3D, ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये 2D है, सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, ये होता है साइक्लॉइडल मोशन, ठीक है। और हेलिकल पाथ, अभी हेलिकल पाथ ये सर्कल भी हो रहा है और स्ट्रेट में ऊपर जा रहा है। अभी किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सिलिंड्रिकल और हेलिकल पाथ में क्या डिफरेंस होता है। भाई साहब सिलिंड्रिकल कोई पाथ नहीं होता है, सिलिंड्रिकल पाथ किसने पढ़ा दिया तुम्हें, सिलेंडर तो सरफेस होता है, पाथ कहां होता है सिलेंडर, कुछ भी खुद से मन बना रहे हो, सिलिंड्रिकल पाथ कोई शब्द नहीं होता, पता नहीं किस अंग्रेजी में पढ़ा है तुमने। सिलेंडर पर, सिलेंडर के ऊपर हेलिकल पाथ हो सकता है क्या बच्चों, क्या सिलेंडर की सतह पर, देखो ये बच्चों ने पकड़ ली ना बात सही, ऑब्वियसली सिलिंड्रिकल पाथ क्या हुआ यार, ये कौन सा नया पाथ आ गया सिलिंड्रिकल पाथ, तुम पूछ रहे हो सिलिंडर, मैं जो रादर बोल रहा हूँ वो मैक्सिमम लोगों ने पकड़ ली, सिलेंडर पर हेलिकल पाथ बिल्कुल हो सकता है, उस पर वो स्प्रिंग जैसा लगा दो तो वो हेलिकल पाथ हो, ये पाथ्स का आइडिया ध्यान रखना, इसको हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ मोशंस बोलते हैं और अक्सर कई जगहों पर काम आता है, ठीक है, मैग्नेटिज्म में काम आएगा ही, जब हम लोग पढ़ेंगे। नहीं बेटा टोरॉइड जो है हेलिकल का सर्कुलर वर्जन है बच्चों, अगर किसको ऐसे सर्कल में घुमा दें उसको टोरॉइड बोलते हैं, ये भी सबको याद है। अरे सोलोनॉइड को ऐसे रिंग बना दो, सोलोनॉइड का रिंग बना दो, क्या बन जाएगा, दैट्स अ टोरॉइड, वो भी मैग्नेटिज्म में आएगा, इट्स नॉट अ हेलिकल पाथ, है ना भाई। चलो तो ये सब टर्म्स ध्यान रखेंगे। तो 1D 2D 3D का गेम सेट है, जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में हो, जो किसी प्लेन में हो, और पूछ रहा हूं मैंने भी चूंकि लिख भी दिया, किसी प्लेन में कोई मोशन हो रहा है तो कौन सा मोशन होगा, जल्दी, फिर फंस गया जल्दबाजी के चक्कर में, अरे 1D 2D कुछ भी हो सकता है, नहीं नहीं, अब एक बंदे ने लिखा कुछ भी हो सकता, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1D और 2D, प्लेन में मोशन हो रहा है, प्लेन में, या तो स्ट्रेट प्लेन में स्ट्रेट लाइन चलेगा बच्चों तो 1D होगा, या कुछ कर्व चलेगा तो 2D हो जाएगा, पर प्लेन में मोशन 3D नहीं हो सकता, 3D के लिए पूरा स्पेस चाहिए आपको। हाँ उमंग, सोलेनॉइड हेलिकल ही होता है। और एक और लाइन बच्चों, उमंग ने पूछा, इस मुझे इस स्टेटमेंट में गलती बताई, उमंग ने लिखा सोलेनॉइड का तो हेलिकल है ना, क्या हेलिकल है, सोलेनॉइड का तो हेलिकल है ना, का क्या हेलिकल है, कंप्लीट द क्वेश्चन, सोलेनॉइड का पाथ, well एक्चुअली सोलेनॉइड का पाथ तो अपने आप में सही शब्द है नहीं, पर हाँ मतलब इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन शायद ये है कि उसका जो उसके स्ट्रक्चर को अगर लें, हाँ मतलब ऐसे वायरिंग, तो वो जो पाथ जनरेट होगा वो पाथ हेलिकल ही कहलाएगा डेफिनेटली, सोलेनॉइड का भी बच्चों और स्प्रिंग का भी तो हेलिकल ही कहलाएगा। हाँ वो टेलीफोन जो लैंडलाइन टेलीफोन वायर का जो वो रहता था, दे आर ऑल, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ
हेलिक्स, ठीक है। डीएनए स्ट्रक्चर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये तो 1D 2D 3D की बात हो गई। अब चलते हैं कुछ सवालों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट इज गोइंग टू बी एन इजी प्रॉब्लम। से a particle moves such that ठीक बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर दे दिया। अब इसमें मैं तमाम चीजें पूछ लेता हूँ, जाहिर सी बात है कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही होगा, और मैं फ्रेम नहीं दिया तो आप ग्राउंड फ्रेम में ही करके प्रॉब्लम को सॉर्ट करेंगे। बहुत ही लल्लू सवाल है, इट्स एन इजी प्रॉब्लम ना। सो एक काम और करता हूँ, रुकिए, इसको 2t स्क्वायर कर देता हूँ। 2t स्क्वायर आई क्या, और 4t माइनस 5t स्क्वायर जे। हाँ शांत, ओके। सो 2t स्क्वायर आई कैप 4t माइनस 5t स्क्वायर जे का पहला पार्ट। अब ये लल्लू क्वेश्चन है, बट इसके सारे पार्ट्स आपने जल्दी जल्दी करने हैं। अब अगले 5-10 मिनट आपका ही काम है, मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा, आप सॉल्व करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे, है ना। क्योंकि थ्योरी तो मैंने कुछ पढ़ाई दी। पिछले टर्न पर पोजीशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की चर्चा हो चुकी भैया अपनी। स्लोप, एरिया अंडर द कर्व, वो सब बातें कर चुके हम लोग, यस और नो। इंस्टेंटेनियस और वो सब हो गई ना भैया बातें, एवरीवन। यस। सो एंड इट्स फॉर योर। अच्छा, अब मैं ये सब एक, अब मैंने इस तरह की चीजें नहीं आपको बताई हैं, एवरेज एंड एक्सेलरेशन बिटवीन। हाँ बताऊंगा बेटा अभी ऋषभ, है ना, वो तो मैं कंप्लीट नहीं किया, क्वेश्चन बीच में बोलने लगा। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वेलोसिटी वेक्टर 3i + 4j है तो स्पीड कितना होगा? ऑफ कोर्स मॉड √3²4²। मतलब ये सब चीजें नहीं लिखवाऊंगा भाई मैं, ये सब तो तुमको जेई की तैयारी कर रहे हो, इतना सब तो पता होगा यार। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब पता है ना बॉस सबको। हाँ, सो इसमें नहीं, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट, है ना। इसमें एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t equals to 2 seconds to t equals to 5 seconds। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगला देता हूं।
चलो भाई, ये पहला क्वेश्चन करो, उसके बाद क्वेश्चन 2। पहला क्वेश्चन करने के लिए तुम्हारे पास 3 मिनट्स, और अगला क्वेश्चन करने के लिए भी 3 मिनट में पहला क्वेश्चन ये रहा। टेक योर टाइम। हो गया बच्चों? चलो, पहला क्वेश्चन हो गया, तो ये रहा दूसरा। दूसरा ट्राई करो। पहला हो गया तो दूसरा।
डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लिया सेकंड वाले पार्ट का कई लोगों ने। मनस्वी तेरा डिस्टेंस आया 18.33 और डिस्प्लेसमेंट 18। ओके, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो टाइम पास था, वो तो वार्म अप क्वेश्चन था, उसको कोई मीनिंग ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को छुपा दो, डिस्प्लेसमेंट चाहिए भी नहीं, हमने गलती से दे दिया। डिस्टेंस निकालो बैठ के। डिस्प्लेसमेंट में कौन सा रॉकेट साइंस है? सक्षम का भी 18.33 आ रहा है डिस्टेंस। ओके, दिव्या का डिस्प्लेसमेंट 12, मगर डिस्टेंस 18। स्ट्रेंज आंसर आने लगे। डिस्प्लेसमेंट 12, डिस्टेंस 13। चलो टाइम अप करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये पोजीशन वेक्टर दिया भैया और वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन निकालना है। सिंपल डिफरेंशिएशन का सवाल है ना। तो क्वेश्चन 1, पोजीशन वेक्टर था मेरे पास 2t² i कैप प्लस 40 - 5t² j कैप अब वेलोसिटी वेक्टर के लिए सिंपल डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, जो कि आ जाएगा 4t i कैप प्लस 4 - 10t j कैप। एक्सेलरेशन आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव d2r/d क्या आएगा 4i कैप प्लस -10 j cap. Now interestingly, by chance this is a constant acceleration phenomenon. तो जिन लोग को काइनेमेटिक्स आती है उनको एक प्लस पॉइंट और मिल सकता था यहाँ पर। तुमको सर ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ तो हम v इक्वल्स टू u प्लस at v² u² 2s वो सब भी लगा सकते हैं। मैंने पढ़ाया नहीं, पर जितने लोगों को याद हो v इक्वल्स टू u प्लस at वगैरह 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 कांस्टेंट एक्सेलरेशन में लगा सकते थे। बाई चांस इस क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है, बट नेवर माइंड, इसके बिना भी अपना क्वेश्चन हो जाएगा नॉर्मल उससे। अब चाहिए टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये मैंने t इक्वल्स टू 3 पर पूछा है आपसे, ये वैल्यूज मैंने पूछी हैं t इक्वल्स टू 3 पर। तो जब वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 3 निकालेंगे तो t को डालने पर 12 i कैप और उधर 3 डालने पर 30 -26 j कैप। यही आया होगा बच्चों, है ना? यस। बी पार्ट के लिए, यस बी पार्ट के लिए ए नेट तो बच्चों हम लोग निकाल ही चुके हैं 4i - 10 j कैप। ए टेंजेंशियल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, ए नेट डॉट वी कैप इंटू वी कैप। पता नहीं कितनों को याद है, ए नेट डॉट वी कैप इंटू वी कैप बच्चों। तो ए नेट क्या है? आप कहेंगे सर 4i कैप - 10 j कैप। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करिएगा? वी कैप के साथ। तो वी कैप भले ही, और ये किसी इंस्टेंट पर निकालना है क्या बच्चों? ये टेंजेंशियल और नॉर्मल किसी खास इंस्टेंट पर बोला होगा बेटा मैंने आपको, t इक्वल्स टू 10 पर। दैट मेक्स इट इजी। जो बच्चों जिस इंस्टेंट पर मुझे निकालना है उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी वेक्टर कितना है, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी वेक्टर मेरे ख्याल से 40 i कैप -96 j कैप, इफ आई एम करेक्ट। 40 i कैप, तो बस डॉट प्रोडक्ट करना है 40 i कैप -96 j कैप अपॉन यूनिट वेक्टर बनाने के लिए 40² प्लस 96²। ये तो हो गया ए डॉट वी, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बच्चों, इनटू डायरेक्शन वाला टर्म ये वाला वी कैप। तुमको सर ये वाला वी कैप भी वही है जो अभी आपने निकाला, ये मैं यहां लिख देता हूं वी कैप। वी कैप हो जाएगा 40 आई कैप -96 जे कैप। ठीक है, कैलकुलेशंस गंदी हैं पर मेथड यही होगा। ये बच्चों ए टेंजेंशियल निकल गया क्या? यस। तुमको सर फिर ए नॉर्मल निकालना तो और आसान बताया था आपने, याद करो। मैं ए नॉर्मल के लिए बेटा ये यूज करता, ये जो मैं गोला बना रहा हूं, बताओ क्यों?
है ना वंशिका? तुमको क्या सर ए नेट निकल चुका और ए टेंजेंशियल निकल चुका, तो क्यों थीटा कॉस थीटा के चक्कर में ही नहीं पड़ना। एंड देयरफॉर जब ये क्वेश्चन में बच्चों ए नॉर्मल, जैसे ये पहली चीज आ गई, ये दूसरी चीज, अगर मुझे बच्चों ए नॉर्मल निकालना है, दिस इज व्हाट आई शुड बी डूइंग, ए नेट वेक्टर माइनस ए टेंजेंशियल वेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं उनको मैं अपनी राइटिंग के बारे में बता चुका हूं कि मेरी राइटिंग ऐसी है, गंदी अच्छी जैसी भी लगे, है ना। और जो नए बच्चे हैं वो ये जान लें कि मैं अपनी राइटिंग नहीं सुधार सकता अब। तो आप खुद को, हाँ मेरी राइटिंग गांधी जी जैसी है, ये मैं पुराने बच्चों को कई बार बता चुका हूँ। मेरे में और गांधी जी में एक ही चीज कॉमन है, हम दोनों की राइटिंग गंदी है, गंदी थी। बाकी मैं कोई महानता वाले लेवल्स उनके साथ कभी भी मैचअप नहीं कर पाया, है ना। बट आई मीन वट एवर इट इज, कुछ तो कॉमन है, मतलब मैं उस बात से भी खुश हूं। और बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी है इस राइटिंग को डिकोड करना। 3-4 दिन लगेंगे तुम्हें सब ये राइटिंग मेरी नॉर्मल लगने लगेगी, ठीक है। तो तुमको तुमको ये साल के एंड तक ऐसा होना चाहिए। और मैंने, हाँ प्रतीक, ये भी इन लोग को मैंने बता ही देना चाहिए, मेरी डायग्राम भी बहुत पुअर है, बट एक चीज मैंने बचपन से हमेशा बहुत अच्छी बनाई है, उसका नाम है अमीबा। मेरा फेवरेट डायग्राम ही अमीबा होता था। मतलब क्योंकि बाकी मेरे से कुछ, मेरे ड्राइंग में बहुत गंदे नंबर आते थे, पर मैं अमीबा बड़े मन से बनाता था। हाइड्रा वाइड्रा तो मुझे मुश्किल लगता था, क्योंकि अमीबा बेचारा एकमात्र ऐसी चीज थी जिसमें मुझे कभी शेप के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता था। मैं इतना तमीज से अमीबा बनाता था कि मैं उसको बताऊं, मतलब मेरे अमीबा को दर्द ना हो जाए। मैं कभी भी कोशिश करता था मेरे अमीबा को कोई शार्प पॉइंट्स ना हो, कभी भी, हमेशा हर एंड स्मूथ हो, है ना। मतलब क्योंकि मेरे पास तो एक ही डायग्राम था जो मैं हमेशा इतना अच्छा बना पाया। मैं 5-5-10 रब कर करके कहीं कुछ, कहीं भी उसके चुभ ना जाए कहीं, इतना साफ साफ बनाता था। बाकी चीजें तो मैं, ऑर्गन्स तो मैं बना दूं, मैं लंग बना दूं लगता था। बायोलॉजी तो मैंने को 8-9 में डिसाइड हो गया था कि अगर मैं डॉक्टर बन गया तो भाई गया आदमी, मतलब पेशेंट तो गया, है ना। मतलब मैं लंग्स बनाता था, वो किडनी जैसे बने, स्टमक, कुछ मैं बना ही नहीं पाता था। मतलब जो है, एक बार छिपकली बनाई थी मैंने, मतलब वो बनानी थी लिजर्ड का डायग्राम, ऐसा लग रहा था कि कॉपी के ऊपर ट्रक चलेगा, पिचकी भी बनी हुई थी बेचारी। मतलब लोग 3D कैसे बना देते हैं मैं समझ नहीं पाता वो, है ना। मेरे बन पाता। जब मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना होता है ना, तो मैं मन में सोच के चलता हूँ स्ट्रेट लाइन नहीं बनाऊंगा, तभी स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर मुझे कोई बोल दे स्ट्रेट लाइन बना के दिखा दे, तो मैं स्ट्रेट लाइन मेरे से बन ही नहीं सकती, फिर तो मेरा यूं यूं हो ही जाएगा। मैं अंदर से मन में बोलता हूँ कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, है ना। हाँ वैसे उन्नति, वो डॉक्टर से अच्छी राइटिंग नहीं, मेरी राइटिंग इतनी खराब है कि इसके बाद देखो, तो तुम लोग कोटा ऑफलाइन में आए नहीं, वरना जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ दो बड़े एडवांटेज होते हैं। एक तो पहला, जो कोटा में आकर ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आकर जब खाना वाना मेस वेस का खाते हैं, खाना मेस का खाना इतना बर्बाद होता है, इतना बेकार होता है, जिन लोगों ने, तुम में से कभी किसी भी मेस का खाना खाया हो, इतना बेकार होता है, इतने बैक्टीरिया इतने वो होते हैं कि भैया जब तुम साल भर पढ़ के जाते हो उसके बाद तुमको कभी फूड पॉइजनिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पेट में इतने बैक्टीरिया लेकर जाते हो, तुम इतने बैक्टीरिया लेकर जाते हो कि कोई दूसरे शहर का बैक्टीरिया पेट में अगर आएगा ना, वो कहेगा भाई कहाँ आ गया मैं ये। मतलब तुम ना नाली के पानी का गोलगप्पा खा लो तब भी बीमार नहीं पड़ोगे। जो यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पर कोटा में रहकर कभी हॉस्टलों में खाना खाया उनको ही आइडिया, ठीक है। तो एक तो तुमको कभी भी इतना स्ट्रांग हो जाता है इम्यून सिस्टम, और दूसरा, वो मेरी राइटिंग के बाद तुमको कोई भी डॉक्टर, जैसे डॉक्टर पर्ची पे दवाई लिख कर देता, उसके बाद जब तुम मेडिकल वाले के पास जाते हो, वो पढ़ रहा होता, तुम बोलते ला इधर दे, तुम उसको पढ़ के बता देते ये ना। ये दो बड़े एडवांटेज मिल जाते हैं। कोरोना कोरोना तो किस बात का होता था, कोरोना का मतलब ही नहीं था। फूड खाना इतना शानदार होता है मेस का कि तुम उसी से हमेशा ही, खाने से ही वैक्सीनेटेड रहते भाई, तुम्हारी स्ट्रांग इतनी हो जाती है इम्यूनिटी। अब तो तुम लोग खैर ऑनलाइन में ही हो, तो वापस आते हैं, और मेरे अमीबा प्रेम का तुमको साल भर जायजा मिलता रहेगा। बट एनीवेज, ये एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया। कैमरा ऑन कर दो, कैमरा ऑन नहीं है क्या बेटा? एक मिनट, प्रोबेबली तो होना चाहिए।
लक्ष्य देख, कैमरा ऑन तो है प्रॉपर्ली, ऑन तो है ही। हाँ तो भाई तू अपने साइड का ऑन कर ले, मेरे को बोल रहा है ना। ओके अभी इसमें क्या करना है बेटा अपने को, कि अगली चीज अपने को कैलकुलेट करनी थी ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। अब ट्रैजेक्टरी इक्वेशन कभी भी शब्द आता है, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन कभी भी शब्द आता है बच्चों, कभी भी अगर वर्ड आए ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, है ना, तो उसको आप क्या, उसको किस तरह से डील करेंगे, एक्स और वाई का रिलेशन बाय एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। आपने ये मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए, याद करिए ऐसा। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जैसे एक्स की वैल्यू वाई की, अरे पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं करते थे अपन मैथ्स में, लोकस निकालने वाला कह लो यार पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब ये है तो मुझे कोई बोले पैरामीटर इसका ट्रैजेक्टरी इक्वेशन करो, तो पैरामीटर कौन है बच्चों यहाँ पर, कौन है पैरामीटर, टी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो टी को एलिमिनेट कर दीजिए, है ना, तो इसको टी को एलिमिनेट कर देते आप, तुमको हाँ सर टी की जगह यहाँ डाले तो पैराबोला बन गया, शायद सही बोल रहा हूं मैं। यस, दिस दिस इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, यानी एक्स और वाई का रिलेशन बाय एलिमिनेटिंग। कई लोगों ने ट्रैजेक्टरी इक्वेशन सही निकाल ली थी, मैंने जो पैरामीटर्स दिए थे आपको उस हिसाब से। वैसे भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का तो पैराबोला आना भी चाहिए। एक्स की वैल्यू बच्चों 2t² दी थी मैंने, और वाई की वैल्यू 4t माइनस 5t²। दिव्या मनी ये आया तेरा, अच्छा ठीक है अभी चेक कर दे। अब यहां से बच्चों x की वैल्यू एक जगह में डाल दीजिए, y इज इक्वल टू 4 यहां से t की वैल्यू यही आई ना, प्लस माइनस अगर अंदर इसको ले जाएं 4 को। अभी बच्चों में प्लस माइनस पर एक बार डिस्कशन, एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन याद आया, मैं वो कर लूं आप लोगों से। √8x माइनस 2.5x। बच्चों इस एक्सप्रेशन को देखो, ये कितनी इक्वेशंस हैं, कितनी ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस हैं। well एक्चुअली सही कह रहे हैं आप लोग, दो हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर ये तो दो इक्वेशंस हुई ना। यस नहीं दो है यार, प्लस माइनस है भाई, बट टी की वैल्यू नेगेटिव, टी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है कि नहीं, हो सकती है कि नहीं, मैं चाहता हूं सब जवाब लिखें। ओके वेल द आंसर इज डेफिनेटली नेगेटिव हो सकते हैं इडियट्स। ये दूसरी बेवकूफी की बात कर दी तुम लोगों ने, टाइम नेगेटिव। हालांकि हम एलिमिनेट क्यों कर देंगे मैं बता दूंगा। एक बहुत बेवकूफी की आदत जो ज्यादातर लोगों को लगी होती है कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, ये मैं मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। भाई देखो टाइम, बिल्कुल, अब टाइम का क्या मतलब है, t0 का क्या मतलब है, मैंने एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, मैं एक्सपेरिमेंटर हूं, मैंने मेरी स्टॉप वॉच ऑन करी, वो t0 हो गया, उसके बाद का सारा समय पॉजिटिव, मगर उसके पहले भी तो टाइम हो सकता है। तो हमारे स्टॉप वॉच को फिर तो पहले तो दिमाग से ये आइडिया निकाल दो कि नेगेटिव टाइम नहीं होता। पहली बात, नेगेटिव टाइम होता है, एक बात, परंतु हम लोग, यस हम लोग एक कारण की वजह से, हम कारण कारण क्या होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑलमोस्ट 99% हम लोग का एनालिसिस t0 के बाद का होता है। चूंकि हमारा एनालिसिस t0 के बाद का होता है, इसलिए नेगेटिव टाइम डिस्कार्ड करते हैं। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, इनको मैसअप नहीं करो। तुमको अच्छा सर आप कहना चाह रहे हो नेगेटिव टाइम होता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम पॉजिटिव टाइम इसलिए कंसिडर करते हैं कि हम डिफॉल्ट मान के चल रहे होते हैं, डिफॉल्ट के t0 से पहले वाली पढ़ाई नहीं करनी है। पर मैं सर्किट एनालिसिस वगैरह के प्रॉब्लम्स दूंगा, वहां पर मैं नेगेटिव टाइम दूंगा तुम्हें, तो तुम तो फंस जाओगे, तुम बोलोगे नेगेटिव टाइम होता ही नहीं है। तो ये बात क्लियर हुई सबको कि नहीं? ओके, और यहां पर अब केवल एक ही रूट रह जाएगा, क्योंकि मैं रूट ही लूंगा बच्चों टाइम का, ठीक है। और अगर केवल पॉजिटिव रूट लूंगा तो यहां से जो मैंने प्लस माइनस लिखा था बच्चों, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, केवल ये एक्सप्रेशन। अभी सबको क्लियर हुआ क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यस, आई एम नॉट सेइंग, प्लीज डोंट मिसरीड मी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नेगेटिव टाइम नहीं होता है, मैं बस ये कह रहा हूं कि डिफॉल्ट हमारी, हम एक्सपेरिमेंटर्स हैं, हम लोग जनरली
अगर कुछ नहीं दिया होता तो मानकर चलते हैं कि हमारी स्टोरी जो है, हमारे प्रॉब्लम की स्टोरी t0 से पहले शुरू हुई हो, है ना। आइडियली मुझे करना ये चाहिए था, जब मैं ये क्वेश्चन दूं या ये क्वेश्चन दूं, मुझे यहां पर बोल देना चाहिए था t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने लाइफ इजी कर दी। ये सही है बच्चों? अब तो लाइफ इजी कर दी मैंने। तो आइडियली मुझे मतलब ये मेरे क्वेश्चन की कमी थी कि मैंने टाइम के बारे में नहीं दिया, पर मैंने नहीं दिया इस वजह से तुमको। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं मल्टीपल चॉइस आ गया और 2 ट्रेजेक्टरीज आ गई, तब आप बताओ क्या करते हैं। और मैंने टी नहीं, तो आपको सर तब तो फिर दोनों लेना पड़ता सर। तो बस यही पॉइंट मैं कह रहा हूं। मैं इसके एग्जांपल्स बताऊं, आप लोग सबने प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन करे हुए। मैं क्वेश्चन याद कराता हूं आपको। छत से यहां से क्वेश्चन आता था, इस पत्थर को कुछ 10 मीटर्स पर सेकंड से फेंका, तो ये पूछता था कि और ये हाइट दे देता था 20 मीटर, पूछता कितनी देर बाद ये जमीन पर गिरेगा। क्वाड्रेटिक बनती थी और टी के 2 रूट्स आते थे, है ना। क्वाड्रेटिक बनती थी और टी के 2 रूट्स आते थे। मान लेता हूं, रैंडमली कह रहा हूं बच्चों, मान लेता हूं कि एक रूट आया -5 सेकेंड्स और एक रूट आया 15 सेकेंड्स। तुम लोग क्या करते थे? तुम लोग कह देते थे कि नेगेटिव टाइम तो होता नहीं है, इसलिए 15 सेकंड आंसर हो जाता है और इससे आंसर मैच भी हो जाता है, हम माइनस नहीं ले। लेकिन मैथ्स इज ब्लाइंड, मैथ्स अंधा होता है। मैथ्स इस मैथ्स को फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोच रहे हो। वो अनबायस्ड, वो अंधा मतलब वो वाला अंधा नहीं कि कुछ नहीं दिखता। मैथ्स होता है वो कानून वाला अंधा, वो जस्टिस से आंसर देगा। मैथ्स मैथ्स कहेगा कि भाई जो तूने पूछा जमीन पर कब पहुंचेगा, तो अगर इस पत्थर को मैं अगर इसका मोशन में रिवाइंड करके देखता बच्चों, और एक मोशन वो सोचता कि एक पत्थर को नीचे से फेंका गया होता, दरअसल इस मोमेंट का नाम अगर t0 होता और इस मोशन को मैं रिवाइंड करके देखता तो एक नेगेटिव टाइम पर भी जमीन में होता और पॉजिटिव टाइम में भी जमीन पर होता। तो मैथ्स ने तो बेचारे ने दोनों आंसर दे दिए। अब मुझे तुम्हें पता है कि मोशन t0 से पहले हुआ ही नहीं था, इसलिए हम पॉजिटिव टाइम देते हैं। पता नहीं कितनों के समझ में आई ये बात। मैथ्स ईमानदार है यार, मैथ्स तो बेचारा नेगेटिव भी देगा, वो तुम्हारी समझदारी होनी पड़ेगी। सनत सही है ना बात? तो ये मैं कह रहा हूं इस तरह सोच हमें बदलनी पड़ेगी क्वेश्चंस को और थॉट्स को लेने की, कि हम लोग कोई भी चीज मतलब देखो कहां रट, तुम तो आधा तो पढ़ा ही है तुम लोगों ने, बहुत सारी बातें मैंने बताई जिससे आधा ही लग रहा है। मैं बस तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इन आइडियाज को एक्सेप्ट कर, हमको अपना ना, हमको थॉट प्रोसेस ओपन करना है। कुछ एक जगह होंगी जहां मैं ये बोलूंगा बुद्धि मत लगाओ रट लो, इसका मतलब उस पर्टिकुलर चीज की मैथ्स हम लोग 12th लेवल पर नहीं समझ सकते। जैसे कर्ल ग्रेडियंट वगैरह कुछ कुछ आएगा आगे कोर्स में, तो हम लोग क्या है 12th के लेवल पर हम लोग सिर्फ वेक्टर्स पढ़ते हैं अलग और कैलकुलस पढ़ते हैं अलग। हायर मैथमेटिक्स में एक टर्म होता है वेक्टर कैलकुलस, कर्ल ग्रेडियंट कुछ फंक्शंस होते हैं, अब वो हमने नहीं पढ़ा हुआ। तो उसके लिए मैं बोल दूंगा भैया इसमें दिमाग मत लगाओ रट लो। पूरे साल में ऐसे 4 या 5 बातें होंगी, उनको रट लेना, उनमें बुद्धि मत लगाना। क्योंकि मैं अगर मैं समझा सकता होता तो मैंने समझा दिया होता, मैं लॉजिकली समझा जरूर दूंगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि यार ये 4-5 बातें रट लो, देन ट्रस्ट मी और रट लो। डू नॉट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम इन ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर्स। वो बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर अगर उसका कोई लॉजिकल उत्तर होता तो मैंने दे देना था तुम्हें, ठीक है। और बाकी जिन जगहों पर मैं नए आइडियाज बता रहा हूं उनको दिमाग में कैरी करके रखना है, उनको सर आंसर में देना है कि नहीं देना है, दैट इज कॉल्ड इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। आपको सवाल से जज करना होगा, आपको सवाल से क्वेश्चन को जज करना होगा, इंटेंशन क्या है पूछने वाले की, क्या हमको उस क्वेश्चन में नेगेटिव टाइम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये हमेशा क्लियर हो जाएगा हर अच्छे सवाल में। ध्यान रहेगी ये बात। तो यहां पर मैंने माइनस टी के 2 रूट्स आए बच्चों, पर मैंने टी का एक ही रूट क्यों कंसिडर किया? क्योंकि नेगेटिव टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। है लक्ष्य अग्रवाल? क्योंकि नेगेटिव टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। तुमको नहीं 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 सर ऐसा नहीं, नेगेटिव टाइम डज एग्जिस्ट, पर हम लोग जो प्रोबेबली प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्रोबेबली हमको, हाँ मुस्कान बाद में मैंने ठीक कर दिया, हम मानकर ही चल रहे हैं कि t0 के बाद की ही सारी कहानी चल रही है। सही है भाई प्रियांशु? चलो आगे बढ़ते हैं, ये बन गया ट्रांजिशन। और क्या पूछा था भाई? एंड देन आई आस्क्ड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। ये भी टाइम पास, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन।
एवरेज वेलोसिटी होगा ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और एवरेज एक्सेलरेशन होगा ये। मैंने तो आपको बताया ही था, कोई भी चीज एवरेज ये होती है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और ये होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। देखना भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बढ़िया। किसी ने एक बढ़िया हिंट दिया, तो उसने कहा सर आप एक्सेलरेशन सॉल्व भी क्यों कर रहे हो, वो तो कांस्टेंट है। बिल्कुल सही सनत, जो चीज कांस्टेंट है उसका तो एवरेज निकालने की जरूरत भी नहीं है। आई जस्ट रोट द फॉर्मूला इन अ फ्लो। बट ये बिल्कुल लॉजिकल बात है कि मुझे सर आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वही है। अग्रीड, ठीक है। तो इसका सेकंड वाला आंसर क्या होगा बच्चों, 4i कैप माइनस mj कैप, जस्ट आस्किंग, even without solving actually, yeah, because it was already a constant। और वेलोसिटी वो तो निकाल लो, किसी ने निकाला इसे, एवरेज वेलोसिटी किसी ने सॉल्व किया, फाइनल अपॉन ये फॉर्मूला ही लिखवाया था मैंने आप लोगों को पिछले टाइम पे, फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे भाई। जल्दी बताओ, 42i माइनस 93j, दीपक ने निकाला 22/3 माइनस 43। ओ यार, फिर तुम दो चार आंसर निकालेंगे। दिव्या मनी रूट में नहीं आएगा, मैंने एवरेज वेलोसिटी पूछा, वेक्टर में देना पड़ेगा आंसर बेटा। 14 आई कैप माइनस 14 आई कैप, सक्षम ये क्या दिया बेटा तूने आंसर, 4 आई कैप माइनस 10, 14 आई कैप माइनस 31 जे कैप, बहुत सारे लोगों का ये आ रहा। तो तुम लोग ये भी गलत कर सकते हो यार, मतलब इसको गलत करने के लिए तो बहुत जिगरा चाहिए। मतलब इसको कोई कैसे गलत कर सकता है, 4i माइनस 10 जे आ रहा है सक्षम का। हैट्स ऑफ भाई साहब, तुम लोग ना लीनियर इक्वेशन के 4-5 रूट्स निकाल देते हो यार। लाख शुक्र है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आ रही। मतलब तुम लोग इतने टैलेंटेड हो, लीनियर इक्वेशन के 4, तुमको क्वाड्रेटिक दे दी, तुम 16-17 रूट निकाल के दे दोगे मेरे को। अरे यार, अच्छा भाई, मैं आई डोंट वाउच फॉर दिस आंसर। ये जो तुम लोग ये निकाल के दिया है 14i माइनस 31j, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ज्यादातर लोगों ने ये निकाल के दिया है। और जो लोग ये 4i माइनस 10j वगैरह वगैरह निकाल रहे हैं, आई डोंट नो वो कहां से निकाले हैं। बट शुड आई प्रोसीड? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। 14i माइनस 31j। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें मैंने पूछा था आपसे, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, इसके सॉल्यूशन पर। अब बच्चों, ये वेलोसिटी थी और ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब बच्चों, स्ट्रेट लाइन में चलने वाली सवालों में एक पंगा होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, और वो ये कि अगर पार्टिकल सीधे 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 चलता रहे तो बच्चों दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बंदा आगे गया, फिर पीछे गया, फिर आगे गया, जैसे 6 मीटर आगे गया, 2 मीटर पीछे गया, फिर उसके बाद 5 मीटर आगे गया, इस केस में बच्चों डिस्प्लेसमेंट बताओगे कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट इस केस में? 6 फिर 2 9। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं बेवकूफों, 9। डिस्टेंस कितना हुआ? 6, 2 और 5, 13, है ना। बेसिकली स्ट्रेट लाइन में कोई अगर टर्न ना मारे तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर होगा, मगर अगर टर्न मारेगा तो फर्क पड़ जाएगा। मानते हो? यस। और टर्न की शर्त क्या होती है? मुझे लगता है v0 की शर्त क्या होती है? एक इंस्टेंट के लिए v0, एक इंस्टेंट के लिए, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, ये अधूरी बात है। टर्न की 2 शर्तें होती हैं, क्योंकि ऐसे तो अगर कोई कहे कि सर अगर स्ट्रेट लाइन में चलते चलते वेलोसिटी 0 हो जाए तो टर्न करेगा, क्यों? मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, मैं जाके खड़ा हो गया, टर्न कहां किया मैंने? यस, वेलोसिटी का साइन भी चेंज होना चाहिए, बिल्कुल सही, है ना। वेलोसिटी 0 होनी चाहिए और उस टाइम के बाद और पहले डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, तभी टर्न होता है। यही होता है टर्न की कंडीशन स्ट्रेट लाइन में, ठीक। बट ये सब है उन लोगों के लिए मेथड्स, जब हम लोग नए नए फ्रेश क्लास 11 के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे, तो टर्न निकालो, ये करो, वो करो, ये बच्चों वाले मेथड तुम अपना क्लास नोट से देख लेना। मैं बता तो दूंगा ये वाला मेथड भी जो 11th में। तो कभी भी डिस्टेंस कोई पूछे या डिस्प्लेसमेंट,
तो चूंकि हम लोग ने 12th में इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है, तो मैं मुझसे चाहे स्ट्रेट लाइन पूछे कोई, चाहे कर्व पूछे, मैं ये करता हूं। डिस्टेंस के लिए मेरे पास फॉर्मूला है ये। डिस्टेंस के लिए होता है इंटीग्रल मॉड वी डी टी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। स्पीड का इंटीग्रल। एरिया अंडर द कर्व तो अनुराग सही है, मैं इसका एरिया थोड़ी बनाता रहूंगा, पैराबोला बनेगा। और डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का इंटीग्रल। या डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेलोसिटी का इंटीग्रल, मतलब स्पीड का इंटीग्रल। और इट इज एज सिंपल एज दैट, बस इतना सिंपल होता है, कभी भी निकालने को आए। और मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं, आपको मॉड एफ एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना आता है बच्चों सब लोग को? अरे वो लिमिट्स तोड़ के करते थे ना, याद करो बच्चों, लिमिट्स तोड़ के याद ही होगा बच्चों। यस, तो मैं ये सजेशन दूंगा कि कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आए, ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना, स्पीड का इंटीग्रल और वेलोसिटी का इंटीग्रल, ये 1D के लिए वैलिड है, 2D के लिए वैलिड है कि 3D के लिए वैलिड है? गलत वंशिका, ये वाला फॉर्मूला 1D के लिए नहीं है, सबके लिए वैलिड है। इसलिए मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, बड़ों वाला मेथड। वो जो 11th में शुरू में मैं कच्चा पक्का पढ़ते थे ना, कि सर पहले वो पॉइंट निकालो जहां टर्न होगा, फिर मुड़कर वापस आएगा, फिर वो निकालो, फिर वो आगे जाएगा, वो निकालो। वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए मेथड होता है। अर्षा मैं करा वो भी दूंगा, लेकिन जो मैंने एक्सप्रेशन बताया ये किसके लिए वैलिड है? 1D 2D 3D, इनफैक्ट हर मोशन के लिए। तो फिर यही मेथड, एक ही मेथड याद रखे ना, इससे जब हमेशा ही हो जाएगा। ठीक बात। अब मैंने क्या पूछा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, खत्म। अगर मुझे जो एक्सप्रेशन दिए हुए उसके हिसाब से मैं चलूं, तो पहली चीज जब मुझे निकालनी होगी बेटा, तो मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से 6, और मेरा फंक्शन है ये t-2 t-3 dt, ये, और इसका मॉड इंटीग्रेट करना है। दैट्स हाउ इजी दिस क्वेश्चन इज। 0 से 6, जो मैंने बच्चों बात लिखी है, if you can notice this, after what I've written is, it's no longer a question of physics now. After what I've written, it's no longer a question of physics, it's just integration का question. हाँ सक्षम, वही 0 से 2, 2 से 3, वेरी गुड। अरे वो जो डिस्टेंस वाला उसको 3 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा बेटा। 0 से 2 वही फंक्शन रह जाएगा, फिर 2 से 3 फंक्शन उल्टा करके लिखेंगे ब्रेक। अरे मल्टी रूल्ड फंक्शन बनाकर, और फिर उसके बाद 3 से 6, एंड दैट इज माय सजेशन। डिस्टेंस कोई पूछे, ये किया करो भाई तुम लोग, ठीक है? वो टर्न फर्न वाला ठीक है, बट डू इट लाइक दिस। इसको मैं छोड़ दूं, कर ले जाओगे इसको अब, है ना? और ऑब्वियसली लक्ष्य अग्रवाल, अगर मॉड का इंटीग्रेशन नहीं आता भाई, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, इसमें मेरी कमी नहीं है। मतलब 12th पास बच्चे को अगर मॉड का इंटीग्रेशन नहीं आता, तो इट्स टोटली योर मिस्टेक। आता है ना बेटा, बस फिर ठीक है, फिर चले, आना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर मैंने वेक्टोरियल भी दिया होता, ये रिलेशन 2D 3D में चल रहा होता, तो भी बच जाते। ये कितना इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, हाँ यस बिल्कुल कनिका, है ना बच्चों? ये कितना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैं इसी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, तुम्हें कुछ लोगों को याद होगा, एक रोलिंग पढ़ते थे ना बच्चों हम लोग, तो रोलिंग में वो जो पॉइंट पी होता था, उसका वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 8r आता था साइक्लॉइड का, कई लोगों को याद था, है ना? वो 8r भी मैं इसी फॉर्मूले से निकालूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं मुझे इतना महत्वपूर्ण लगता है फॉर्मूला। जिन लोगों को नहीं पता, नेवर माइंड, मैं वहां पर करा दूंगा। टाइम अप हो गया, चलो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। आई होप यू गॉट टू लर्न, नई नई बातें मिली सीखने को, है ना? तो होमवर्क यार राज अभी कुछ नहीं होगा, अभी मतलब काइनेमेटिक्स में क्या ही होमवर्क दे दूं? अपने लेवल पर जो ऋषभ चीजें पढ़ रहे हो पढ़ो यार, है ना? अभी मैं तो एक काइनेमेटिक्स में तो भैया एक साथ 4-5 चीज करा दूं, फिर एक साथ ही दूंगा, है ना? और फिर धीरे धीरे ऐसे जितने भी मिथ्स हैं वो तोड़ते रहेंगे, ठीक है ऋषभ? ये जो चीजें हम और एक्स्ट्रा क्लास जो मेरे को ओल्ड स्टूडेंट्स की लेनी है, ऑप्टिक्स वाली, वो कल आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। संडे को एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, ओल्ड स्टूडेंट्स की, नए स्टूडेंट्स की नहीं, ठीक है?
ओके, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं बॉयज, प्रियांशु एक व्हाट्सएप लिंक डाल दो इस पे। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए व्हाट्सएप लिंक डाल दो इस पे बॉयज के लिए, और गर्ल्स आप इस नंबर पे पिंग करेंगे। जो नई गर्ल्स ने ज्वाइन किया, गर्ल्स का ग्रुप सेपरेट है, आप इस नंबर पे मेरे को रिक्वेस्ट अपना नाम और बैच नंबर के साथ, है ना। अच्छा, मैं चैट तो प्राइवेट कर दूं, एक सेकेंड। ओके, ज्योति बैकअप क्लास का वीडियो LN प्लस पर अपलोड कर दीजिए, मैंने ऑलरेडी कर दिया। प्रियांशु ने ये जो नए बॉयज ज्वाइन किए हैं इस ग्रुप से, ये बॉयज के लिए व्हाट्सएप लिंक डाल दिया प्रियांशु ने, इससे कनेक्ट कर लें आप लोग, बॉयज जो नए बॉयज ज्वाइन किए हैं। और गर्ल्स इस नंबर पे मेरे को पिंग करके रिक्वेस्ट अपना फॉर्म नंबर मेरे को इस पे रिक्वेस्ट डालेंगे तो मैं आपको गर्ल्स वाले ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। और रिगार्डिंग काइनेमेटिक्स अपने लेवल पर देखो, काइनेमेटिक्स लक्ष्य भाई देख, काइनेमेटिक्स पढ़ी तो हुई है तुम लोगों ने, मतलब पिछले, अपने लेवल पर शीट तो शुरू कर ही दो। मतलब मेरे से ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं v = u+80 और ग्राफ वो तो हो ही जाएंगे यार, उनको करो, जो उनमें गड़बड़े होंगे अपन ठीक करेंगे, है ना। मैं सीधे क्या करूंगा, ये जब हो जाएगा मैं सीधे आयरडॉक के क्वेश्चन दूंगा काइनेमेटिक्स से करने, ठीक है। शीट और आयरडॉक मैंने बुक्स बताई दी थी आपको। एचसीबी में भी सारे सवाल नहीं करने क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है लिमिटेड, है ना। तो मेरी भी मजबूरी है और तुम्हारी भी मजबूरी है कि बहुत सारा मैं काम दे नहीं सकता तुम्हें। अपने लेवल पर मॉड्यूल स्टार्ट कर लो तुम लोग, हाँ करने का, अपने लेवल पर तुम लोग मॉड्यूल स्टार्ट कर लो, काइनेमेटिक्स के शुरुआती सवाल। और हाउ टू आस्क डाउट्स, मेरे ख्याल से डाउट्स आएंगे नहीं, बाकी क्लास में मैं डाउट्स ले लिया करूं, ठीक। एचसीबी के क्वेश्चन और आरएडॉक के क्वेश्चन मार्क करा दूंगा आफ्टर मैं इतनी सब्सटैंशियल थ्योरी करा दूं कि मेरी सारी बातें कन्वे हो जाएं, उसके बाद मार्क करा दूंगा। मीनवाइल प्लीज ऑन योर लेवल यू कैन स्टार्ट विद द रेसेस, काइनेमेटिक्स की रेसेस होंगी बच्चों, और शीट होगी आपके LN प्लस वाले में उसमें, ठीक है। ठीक है आदित्य, हाँ दीदी, ओके चलो, तो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। मैं हैंडआउट डाल देता हूँ ग्रुप पर, इसका पीडीएफ जो नए बच्चे ज्वाइन किए इसका पीडीएफ आपको ग्रुप पर ही मिल जाएगा, ठीक है। किसी को और डाउट हो या बात हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना। चलो बाय बाय, मीटिंग एंड करता हूँ फिर, है ना, बाय।